रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होती है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन द ग्रोथ ऑफ द स्पीसीज, ठीक है, या कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज टेक्स प्लेस। कोई भी स्पीसीज़ है वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी स्पीसीज़ का नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, वो क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब बोलते हैं जो रिप्रोडक्शन होती है कितने टाइप की होती है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। एक होती है ए सेक्शुअल और दूसरी होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। चाचू ये 2 टाइप्स की। वेरी गुड। एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? ए सेक्शुअल, ए मीन्स होता है सिंगल, सेक्स मीन्स जेंडर। जब एक सिंगल मेल या फीमेल गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। समझ आ गया? जब एक सिंगल पेरेंट्स जो होता है वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेक्शुअल में बोथ द पेरेंट्स, जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे टू गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अडेप्टेशन, हाँ जी चाचू जी। इसके बाद आता है व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक आइडेंटिफाइंग और अडेप्टिंग फीचर है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जो हमारे सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग को जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है, चेंज करता है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। जी चाचू जी। अब अडेप्टेशन 2 तरह की होती है बेटा, पढ़िए अडेप्टेशन के टाइप्स। चाचू इस बुक में नहीं बताया है। कोई नहीं। अडेप्टेशन 2 तरह की होती है कि बेटा टेम्परेरी अडेप्टेशन होती है और दूसरी होती है परमानेंट अडेप्टेशन। टेम्परेरी अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम लोग हिमाचल से दिल्ली, पंजाब, जे&के जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, या पहाड़ों में जाते हैं, शिमला मनाली चले जाओ, हाइट पे चले जाते हैं ऊपर किन्नौर में, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें सफोकेशन होती है, सर दर्द होता है, सफोकेशन, सर दर्द, वॉमिटिंग आती हैं, और थोड़े टाइम बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। यस, हाँ जी चाचू जी। क्यों? माउंटेन सिकनेस जिसको बोलते हैं, और बाद में ठीक हो जाता है क्योंकि बॉडी हमारी अडेप्ट होती है, क्योंकि जब हम हिल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ठीक है। पहाड़ों पे, हाइट पे प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन कम होगी, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, थोड़े टाइम के लिए घबराहट होनी, चक्कर आना, टांगे कांपनी। बट जैसे ही जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, याद रखना पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ पे आरवीसीज़ का नंबर ज़्यादा होगा हमारे अंदर, पता है ना। पहाड़ों जब हाइट पे जाते हैं तो लोगों में आरवीसीज़ ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतने ज़्यादा आरवीसीज़ बॉडी में होने चाहिए। जब आरवीसी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी लेगी। अगर आरवीसीज़ प्लेन में आते नीचे तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे आरवीसीज़ का नंबर कम होता है, ठीक है। हाँ जी। परमानेंट एडेप्टेशन, या परमानेंट एडेप्टेशन होती है कि जब हम परमानेंटली किसी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, मान लो आपने घर ही बना लिया पहाड़ों पे, तो बॉडी में परमानेंटली एडेप्टेशन हो जाएंगी, क्योंकि आप परमानेंटली बाहर रहोगे तो वो होती है परमानेंट एडेप्टेशन। When the body is permanently habitual to the particular environment is called permanent adaptation, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कल बताया था, द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ठीक है। हाँ जी। और
लाइफ स्पैन, इसमें हमारे कितने स्टेजेस आती हैं लाइफ स्पैन के अंदर भी? बताओ। चाचू जी, हाँ जी। चाचू जी 2 स्टिचेस आती हैं। कौन कौन सी? वो कौन कौन सी? बर्थ और डेथ। हाँ, बर्थ और डेथ। वो बेटा लाइफ स्पैन में 2 स्टेजेस आती हैं। जीने से मरने तक 2 स्टेजेस आती हैं। पहली आती है चाइल्डहुड, पहले चाइल्डहुड होगी, चाइल्डहुड के बाद आती है अडल्टहुड, फिर आती है एजिंग, और लास्ट आती है डेथ। 4 स्टेजेस आती है बेटा। ठीक है। हाँ जी चाचू। अब आता है डेथ। डेथ क्या होती है? डेथ होती है जब हमारी बॉडी की सारी प्रोसेसेस काम करना बंद कर दे, सारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, पल्स मूवमेंट, जब ये सारी रेस्पिरेशन बंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेथ। When all the vital processes of the body they stop functioning is called death। ठीक है। अभी जो डेथ है, डेथ के टाइप्स कितने हैं? डेथ कितने टाइप की होती है कोई आइडिया? मौत कितने प्रकार की आती है? डेथ 2 टाइप की होती है। ठीक है। हाँ जी। एक डेथ को हम बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, सेकंड को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। कौन कौन सी होती है डेथ? क्लिनिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल। क्लिनिकल डेथ क्या होती है? जब डॉक्टर हमारी पल्स को चेक करके, हार्ट बीट को चेक करके बोल देता है ही इज़ नो मोर। ठीक है। हमारी पल्स को और हमारी आइज़ में टॉर्च डाल करके देखते हैं, जो हमारा प्यूपिल है, क्योंकि जब प्यूपिल पे लाइट मारते हैं तो उसका साइज़ बड़ा छोटा होता है, पता है ना? हाँ जी। नहीं पता तो आज करके देखना, किसी एक छोटे बच्चे की आँख में टॉर्च लगानी और देखना, जब उसको टॉर्च को जितना दूर से पास लेके आना तो देखना उसका प्यूपिल का साइज़ लाइट की वजह से छोटा हो जाता है। जैसे उसको दूर करोगे प्यूपिल का साइज़ बड़ा होता है, पर जब बंदे की डेथ होती है तो प्यूपिल का साइज़ ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। हाँ जी। ठीक है। तो एक ही होगी, इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। सेकंड होती है बायोलॉजिकल डेथ। बोलता आफ्टर द क्लिनिकल डेथ, जब डॉक्टर ने उसको अनाउंस कर दिया क्लिनिकली ही इज़ डेड नो मोर, तो उसके बाद 6 से 8 घंटे बाद उसके जब लीवर, लंग्स, किडनी, आइज़ सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, तब उसकी होती है बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा था, द ब्रांच बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। और टैक्सोनॉमी का फादर हमने बताया था कार्ल लिनियस होता है। क्लियर? हाँ जी। और इसके साथ हमारी कुछ टर्म्स पर कल हमने ये करी थी, नोमेनक्लेचर के बारे में करा था कि जब भी कोई स्पीसीज़ डिस्टिंक्ट स्पीसीज़ जब आइडेंटिफाई होती है, कोई भी न्यू स्पीसीज़ आइडेंटिफाई होती है, ठीक है, तो उसके नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो नेमिंग हमने कल भी पढ़ा था, एक वर्नेकुलर नेम्स जिनको हम लोकल नेम कहते हैं, दूसरे आते हैं साइंटिफिक नेम्स। ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ये इपोमिया बटास
बटाटास, इपोमिया बटाटास जो है वो स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। अब हिंदी में इसको हमारे यहाँ पे बोलेंगे जी शक्करकंदी दे दो। असम में चले जाओ, असमी, वो उसको बोलेंगे मिठा आलू दे दो। और बंगाल में भी इसको मिठा आलू बोलेंगे। तेलुगु वाले इसको बोलेंगे कंदमूल, तेलुगु वाले कंदमूल बोलते हैं। मराठी इसको रतालू बोलते हैं और कन्नड़ इसको जिनासू बोलते हैं ना। है तो एक ही चीज़ है। अब अपने यहाँ पे अपने मम्मी डैडी आज पूछना, यहाँ से घर पे पूछना, बोलना भाई मेरे को खाने को जिनासू दे दो, उनको पता चल जाएगा क्या होता है जिनासू। करके देखना ट्राई, उनको पता नहीं चलेगा जिनासू क्या है। ठीक है, तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं बेटा, उनको लर्न करने के लिए, इजीली लर्न करने के लिए इसलिए लोकल नेम्स होते हैं। बट जब वर्ल्ड वाइड बात आती है तो वहाँ पे चलते हैं हमारे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके साथ एक पॉलिनोमियल भी आता है। पॉलिनोमियल होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के दो से ज़्यादा नेम हों, जैसे कि अब ये है सीधा अकाटू। सीधा अकाटू का अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं क्राइसोफाइलम फॉलिस, और इसका एक और नाम है ओवैलिस सुपरने ग्लैब्रिस। ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट सुबैटस। अब इसका इस सारा इतना लंबा नाम है, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पर हमारे जो चलता है मोस्टली वो ये चलता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था, ये नेम किसने दिया था? स्वीडिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस। ठीक है, उस बंदे ने सबसे, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी सबसे पहले, स्पीसीज प्लांटरम, प्लांट की बुक्स लिखी, जिसको उसने 1753 में पब्लिश किया। और उसके अकॉर्डिंग उसने बायोलॉजिकल, ये देखो बाइनोमियल मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के दो नेम, एक आता है जेनरिक नेम, उसको जेनरिक नेम जीनस जो होता है जेनरिक बोल दिया, और दूसरा होता है स्पीसीज नेम। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, ये देखना, ये ऊपर क्राइसोफाइलम फॉलिस दिख रहा है स्क्रीन। तो ये जो क्राइसोफाइलम है ये इसका जेनरिक नेम है और फॉलिस इसका साइंटिफिक नेम है ना। तो ये जेनरिक और स्पेसिफिक नेम जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये बनते हैं हमारे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब भी हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसको करने से पहले एक और देख लो, पहले ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आता है। ठीक है, ट्राइनोमियल जैसे कि ह्यूमन बीइंग का नाम है होमो, फॉर एग्जांपल होमो सेपियन यूरोपियस या होमो सेपियन सेपियंस, ये हमारी नेम है ना, तो ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आते हैं। चाचू जी हमें सिर्फ होमो सेपियंस ही करवाया है। तो बेटा होमो सेपियन सेपियंस तो हमारी स्पीसीज है, होमो सेपियंस हमारे से पुरानी स्पीसीज है बेटा, हम जो रिसेंट है वो है होमो सेपियन सेपियंस। हाँ जी, देखो जब भी कोई स्पीसीज बनती है फर्दर उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको रखा जाता है। अब 100 साल हो सकते हैं, 100 साल 500 साल बाद हमारे में फिर से चेंज आ रहे हैं। चेंज क्या आ रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी पे हेयर पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब जो अगली जनरेशन आ रही है उनके बॉडी हेयर बहुत कम है ना। तो वो बोल रहा है कि हो सकता है 500,000 सालों बाद, क्योंकि बॉडी हेयर का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी हेयर? बोलो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी हेयर?
बॉडी हेयर हमारे जो होते हैं दे एक्ट एज ए इंसुलेटर, ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी की हीट को प्रिवेंट करके रखते हैं, और इवन बाहर अगर सर्दी होती है तो वो हमारी बॉडी को इंसुलेशन का काम देते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। बट सर्दी से बचने के लिए हम लोग तो जैकेट स्वेटर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सोने के लिए रजाई यूज़ करते हैं, फिर हमें क्या ज़रूरत रहेगी बॉडी हेयर्स की। तो इसी वजह से धीरे धीरे जो बॉडी हेयर हैं वो अब डिसअपियर हो रही है, ठीक है, एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, और हो सकता है कि 1500 सालों बाद हमारे बॉडी हेयर भी टोटली लॉस्ट हो जाएं। तो उस टाइम फिर से हमारी स्पीसीज़ में चेंज आ गया, तो वो स्पीसीज़ कोई नई स्पीसीज़ बन जाएगी फिर, ठीक है। हाँ जी। अगला इसके बाद आता है बेटा रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। इसके बाद हम रूल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलता रूल्स जो है नॉमेनक्लेचर के वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब स्पीसीज़ हमारी डिस्कवर होती है तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग रूल्स के बारे में समझते हैं। तो रूल को समझने के लिए आ जाओ दोबारा अपने बोर्ड के ऊपर। देखो द रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर में बेटा जो पहला रूल हम बात करते हैं लिखने का, तो वो रूल ये है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के 2 नेम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 अनबू नॉट डिस्टर्ब बेटा नेम्स होते हैं, 1 जेनरिक और दूसरा होता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब जो जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम की अगर बात करें, तो जो जेनरिक नेम होता है बेटा ये इसका फर्स्ट नेम होता है, और स्पेसिफिक जो है उसका सेकंड। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा राणा टिग्रीना, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे राणा टिग्रीना। अब ये जो राणा है इसका जेनरिक नेम है, टिग्रीना इसका स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो सेकंड रूल में आएगा, बोल दे कि व्हेन वी राइट देयर नेम विद हैंड्स, ये मैंने हैंड से लिखे, देन वी हैव टू राइट डाउन देयर जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम सेपरेटली। तो उनके नेम सेपरेटली लिखते हैं। अगला रूल बोलता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनरिक नेम ये एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक नेम, बोलता द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम इज कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्पेसिफिक नेम इज द स्मॉल लेटर। नेक्स्ट रूल बोलता इफ देयर नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है। बुक्स में देखना कुछ लेटर बहुत बारीक से और स्लैंटिंग टू वर्ड्स राइट साइड, ठीक है। ये इस साइड को अगर स्लैंट करते हैं, इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं इटैलिक्स। ITALICS इटैलिक्स, ठीक है। बोलता जब हम इटैलिक्स में लिखते हैं तो इनको अंडरलाइन नहीं करेंगे। देयर इज नो नीड टू अंडरलाइन इफ वी राइट डाउन देयर नेम्स इन इटैलिक्स। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट रूल बोलता है बेटा कि
व्हेन वी राइट देयर नेम्स विद हैंड्स, जैसे राणा टिग्राना हैंड से लिखा है ऊपर, देन देयर इज अ गैप बिटवीन जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम, इन दोनों के बीच में, जैसे ये लिखा मैंने राणा टिग्रीना, तो इन दोनों में गैप होगा। बोलता पर देर इज नो कॉमा, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, ठीक है। बोलता है इन जेनरिक एंड स्पेसिफिक मिनिमम 4 और मैक्सिमम 14 लेटर्स होने चाहिए। हाँ जी। बट इसमें अब 4 के बजाय 3 भी हो सकते हैं, जैसे जिया मेज, ठीक है। तो जिया मेज जो है साइंटिफिक नेम है ये हमारी मेज़ का, जो हमारी मकई है। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 14 जेनरिक और स्पेसिफिक में नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 है, 5 है, ऐसे मिनिमम 3 मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल था नॉमेनक्लेचर का। समझ आ गया इसमें कोई डाउट? नहीं। चलो बैक टू वर्क। आफ्टर दिस बेटा देर आर सम टर्म्स, नोट डाउन दीज टर्म्स। ICVN, व्हाट इज ICVN? International Code of Botanical Nomenclature. And ICZN? International Code of Zoological Nomenclature. वेरी गुड। इसके अलावा यहाँ पे और आती टर्म ZSI, व्हाट इज ZSI? बताओ। ZSI होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये बोलती है कि जब भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। जैसे कि ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है, सबसे ऊपर है किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसको लर्न करने का एक फॉर्मूला है कीप, K फॉर कीप, P फॉर पॉट, C फॉर क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। जी को रिपीट करना। कीप द पॉट क्लीन, कीप द पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। जी कर लिया नो। कीप द पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना। तो कीप से याद रखना किंगडम, पॉट से फाइलम, सी से क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली रह जाएगा, गेट से जीनस, सिक से स्पीसीज, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें सबसे छोटा रैंक किसका है? चाची स्पीशीज। वेरी गुड। और सबसे बड़ा? किंगडम। वेरी गुड। तो नाउ अगला हमारा टॉपिक अब आता है स्पीसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, नीट लेवल के कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है।
जो स्पीसीज़ को डिस्कवर किया था जॉन रे ने इन 1693। स्पीसीज़ वाज दिस टर्म वाज डिस्क्राइब्ड बाय स्टडीड बाय जॉन रे। ठीक है। हाँ जी। स्पीसीज़ इज द बेसिक, ये भी लिख लो, सबसे स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक नीट में स्कूल में भी आ सकता है, बट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या होगा आंसर? दिस स्पीसीज क्लियर से। स्पीसीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है। हाँ जी। अब स्पीसीज को कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन which is the closely related group of individual which can interbreed and produce new offspring। समझ गए? क्लोजली रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन मेल और फीमेल की, दोनों क्लोजली रिलेटेड एक दूसरे से के साथ, तो वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग के बाद बेटा वो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। Is it possible that we can marry the human being with the dog? क्या एक इंसान की शादी कुत्ते से हो सकती है? सच्ची नहीं। क्यों नहीं हो सकती? बताओ, बोलो क्यों नहीं? ये अलग चीज़ है। बेटा शादी हो सकती है, शादी करने में क्या जाता है, मंदिर जा, मत्था टेक, सिंदूर लगा दे, कुत्ते को शादी हो गई, बट उनके बच्चे नहीं हो सकते, ये याद रखना। हाँ जी। क्योंकि दोनों के जो क्रोमोसोम नंबर है, हमारा नंबर अलग है, डॉग का अलग है। ठीक है। जैसे हमारे में 46 है, डॉग में 42 हैं, कैट में 78 हैं। ठीक है। मेज़ में 20 हैं, बीट में 24 हैं, या राइस में 34 हैं। ये सब का नंबर अलग अलग है। हाँ जी। तो इसलिए इनकी आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती। जैसे ह्यूमन मेल में 46 है और ह्यूमन फीमेल में 46 है, तो उनके बीच ही क्या हो सकता है, मेटिंग या ब्रीडिंग हो सकती है। अब ये एक चीज़ पड़ी होगी सिम्पैट्रिक स्पीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्पैट्रिक होता है जब कोई स्पीसीज जब मान लो जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ डॉग आ गया, गाय भैंसे, एक ही जगह पे बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं एक साथ रहती हैं। द स्पीसीज इनहेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड सिम्पैट्रिक स्पीसीज। ठीक है। हाँ जी। स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एलोपैट्रिक। जैसे कि याक होता है, याक सिर्फ ठंडे इलाकों में रहता है, कैमल जो है वो गर्म इलाके में रहता है। आगे सॉरी, आगे वेरिएशन दोनों के इस हैबिटेट में, इसको बोलेंगे एलोपैट्रिक। अब नेक्स्ट आता है सिबलिंगी स्पीसीज। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स आर हाउ मेनी सिबलिंग्स आर योर, हाउ मेनी सिबलिंग्स आर देयर,
Chachti one. वन सिबलिंग ही है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि द रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. जब उनके जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स होते हैं जैसे ब्रदर सिस्टर हैं, दे आर सिबलिंग ही है ना, कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं, मेल फीमेल के अलग है, बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. अपीयरेंस उनकी एक जैसी दिखती है, उनके पेरेंट्स एक होते हैं, दे आर सिबलिंगी स्पीसीज. ठीक है. हाँ जी. अब इसके बाद हमारा ये जो नीचे वाला टॉपिक है सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये नेक्स्ट इसमें आता है. इससे पहले हम लोग जो हैं वो करेंगे, 2-3 टर्म्स इसमें रह जाती हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, और फिर हमारा ये सेकंड चैप्टर इसी में कंटिन्यू, क्योंकि यही इसका सिस्टमेटिक वे है. बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आगे पीछे दे रखा है. ठीक है. तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो हमने अभी करना है वो आता है हर्बेरियम. क्या होता है हर्बेरियम? क्या होता है हर्बेरियम? चैचस्टिक एक स्टोर हाउस होता है प्लांट्स कलेक्ट करने का, जहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं शीट्स पे. वेरी गुड. तो बोलते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका साइज़ कितना होता है? ट्वेंटी 9x41. ठीक है. सेंटीमीटर की एक शीट होती है ऐसे. अब इस शीट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट है, जैसे ये लीफ है, इस लीफ को मैंने क्या किया है, पहले तो एक बहुत हैवी वेट के अंदर, हैवी वेट मतलब कि कोई मैंने वो ले लिया, मैंने हैवी वेट ले लिया, उसके अंदर इसको दबा के रखा अंडर हाई प्रेशर. ठीक है. अंडर द हाई प्रेशर फॉर 3 to 4 वीक्स. 3 से 4 हफ्तों के लिए इसे किसी वुडन ब्लॉक या कोई ऐसी बुक्स के अंदर रख के एक हैवी वेट के अंदर रखा, तो 3 से 4 हफ्तों के बाद इसमें से जो पानी होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है लीव्स. ठीक है. उसके बाद इस लीफ को इस हर्बेरियम शीट के ऊपर ऐसे, मान लो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लो. ठीक है. अब इसके बाद इसके पूरे करैक्टर्स फीचर्स को लिखा जाता है कि हमने इसको कब कहाँ से, इसका लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, किसने इसको आइडेंटिफाई किया, कब किया, सारी डिस्क्रिप्शन इसके नीचे. या लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफाइड बाय, एंड इट्स यूज़ लिख देते हैं, बेनिफिट्स या यूज़ लिख देते हैं. ठीक है. कि ये जो प्लांट हमें मिला इसके क्या बेनिफिट्स है, ये बन जाती है हमारी हर्बेरियम शीट. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस हर्बेरियम